नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम हरदा शहर में हैं। हरदा शहर में चुनाव से पहले कई तरह की खबरें हमें मिल रही हैं। एक खबर आनंद जाट को लेकर भी है। आनंद जाट आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और उनका और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का विवाद किसी से छुपा नहीं है। आनंद जाट लगातार कृषि मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के और तमाम सारे आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब चुनाव से पहले जिला प्रशासन ने आनंद जाट को जिला बदल कर दिया है। उन पर क्या आरोप थे ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक टीचर जो कोचिंग क्लासेस चलाता रहा है उसको जिला बदल करने की बात किसी के गले नहीं उतर रही है। एक और किसान नेता हैं राजेंद्र पटेल। राजेंद्र पटेल के की कहीं ना कहीं सद्भाव आनंद जाट के साथ है। अब आनंद जाट के जिला बदल के बाद राजेंद्र पटेल सामने आ गए हैं, खुल के सामने आ गए हैं और उन्होंने कमल पटेल के तमाम सारी संपत्ति की डिटेल आज एक सभा में उजागर की है। आज हमारे साथ में राजेंद्र पटेल जी हैं। हम राजेंद्र पटेल जी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री पर आपने क्या आरोप लगाए हैं। जो आनंद जाट को जिला बदल किया है वो सही किया है, गलत किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी। राजन जी, आपने आज आम सभा में बड़े आरोप लगाए हैं कमल पटेल जी के ऊपर। इसके अलावा आपका ये भी कहना है कि आनंद जाट का गलत तरीके से जिला बदल किया है। क्या आनंद जाट इतने ज़्यादा खतरनाक थे कृषि मंत्री के लिए कि वो चुनाव प्रभावित कर सकते थे? जिला प्रशासन ने उन्हें जिला बदल कर दिया। आपकी बात से मैं थोड़ा इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मैं आनंद जाट से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं हूँ। अच्छा। आनंद जाट से इससे पहले मैंने कभी कोई चर्चा नहीं की, लेकिन जब ये खबर आई, मैं बयान देखता रहता था आनंद जाट का। वो कृषि मंत्री पे आरोप लगाते थे। मुझे लगता था कुछ अतिशयोक्ति हो सकती, लेकिन मूल रूप से उनके आरोप बिल्कुल सच्चाई के काफ़ी नज़दीक थे। अब जब मैंने आनंद जाट की जिला बदल की न्यूज़ देखी तो मुझे पहली बार लगा कि ऐसा लगता है कि अब तो तानाशाही तंत्र आ गया है। प्रजातंत्र में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनता का प्रतिनिधि किसी भी प्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगा सकता है। वो शालीनता से उसका जवाब दे या आप मनाने के लिए न्यायालय में जाएं। ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप सत्ता का दुरुपयोग करके उसे जिला बदल करें। इसलिए मैंने आनंद जाट से फ़ोन करके पूछा, भाई क्या मामला है? बोले मेरे ऊपर कुल 3 केस हैं, किसी में मेरी सज़ा नहीं हुई, कोई मारपीट का, कभी कोई बलवा करने का मेरे ऊपर आरोप नहीं है, लेकिन उन्होंने कर दिया। इसका तो मतलब ये है कि आज आचार संहिता हो चलते कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, अगर वो ऐसी हरकत करने लग गए कि किसी एक प्रत्याशी के विरोधी को हटाने के लिए जिला बदल जैसी कार्रवाई करे, तो मुझे लगा कि अब चुप रहना ठीक नहीं है। तब मैंने आपको लगता है कि ये जिला प्रशासन के रहते हुए यहाँ निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे? किसी हालत में नहीं हो सकता। तो कमल पटेल फिर जीतेंगे, इसका मतलब? देखते हैं कि अब जनता की ताकत ज़्यादा काम करती है या चुनाव आयोग की और प्रत्याशी की, ये तो भविष्य बताएगा। मैं अभी तो क्या अच्छा राजेंद्र पटेल जी, आज आपने नुकुल नाथ जी की सभा में कुछ आंकड़े रखे थे, बड़ी चर्चा है हरदा में उन आंकड़ों की। कमल पटेल को सीधा सीधा आपने घेरने की कोशिश की पूरी आंकड़ों के साथ, उनकी संपत्तियों की पूरी डिटेल। थोड़ा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएंगे? वही 2006 में अनिल जी बंसल, जो मेरे स्कूल टाइम के सहपाठी भी रह चुके हैं, उन्होंने आय से अधिक संपत्ति के मामले में याचिका दायर की थी जबलपुर हाई कोर्ट में। किसके खिलाफ? कमल पटेल के खिलाफ। ये उस टाइम हम तो राजस्व मंत्री थे। तो उनके जवाब में इन्होंने संपत्ति का ब्यौरा पेश किया कि हमारे पास 1 करोड़ 12 लाख रुपए संयुक्त परिवार की 128 एकड़ ज़मीन से कमाया हुआ पैसा था, जिससे हमने कुछ ये 67 लाख 68 लाख रुपए की ज़मीनें खरीदी है सब। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि वो ज़मीनें जितनी भी थी, इन्होंने अपनी क्लोज जो अपने फैमिली के लोगों पे, बाकी जॉइंट फैमिली के इनके भाइयों के किसी के नाम पे कोई ज़मीन नहीं खरीदी। तो हाईकोर्ट ने क्या किया, सीबीआई इंक्वायरी का तो ऑर्डर नहीं किया, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिस यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसे फॉरवर्ड करके रिपोर्ट मांगी कि भाई आप जांच करके बताइए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह माना कि ये जो 1 करोड़ 12 लाख की संपत्ति है, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, इसमें अदर सोर्स से इनकम शामिल है। उन्होंने स्वीकार नहीं किया है इनके इस तर्क को कि हमारी एग्रीकल्चर इनकम है। इनके पास कोई उस टाइम व्यवसाय नहीं था। तो सीधी सी बात है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनको जांच के बाद ये निष्कर्ष निकाला तो ये काला धन है, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ है, नेचुरल है।
अब इनकी 2006 में संपत्ति, अगर ये इनके जवाब जो हाईकोर्ट ने जवाब दिया, तो इनके व्यक्तिगत रूप में इनके हिस्से में 50,000 के लगभग आय होती है, 50,000। और 2018 के शपथ पत्र में इनकी आय है 4,80,000 रुपये। 2006 से 2018 तक इनकी 9 गुना बढ़ गई। लेकिन सबसे ज़्यादा और आश्चर्यजनक बात है कि 2018 के 4,80,000 से इनकी 2023 में कृषि मंत्री बनने के बाद में 28,02,483 रुपये कृषि आय है। जबकि ये बता रहे हैं कि हमने, कमल पटेल ने व्यक्तिगत अपने नाम पे कोई कृषि भूमि नहीं खरीदी, कृषि भूमि उनके पास उतनी ही थी जितनी 2006 की कंडीशन में थी। तो मैंने अभी सभा में ये सवाल किया है कि भाई कृषि मंत्री रहते हुए ये फार्मूला बताना किसानों को कि भाई किस तरह आय 6 गुना बढ़ती है 5 साल के अंदर, आपका बड़ा एहसान होगा, कायाकल्प हो जाएगा मध्य प्रदेश का। तो आप क्या खेती करते हैं? अंगूर पैदा करते हैं, सेवफल करते हैं कि जाफरान की खेती करते हैं? तो मैंने ये सवाल उठाया। दूसरा ये कि भाई आप विकास विकास चल जाते हो, तो आपके करे हुए विकास में तो भ्रष्टाचार ज़्यादा झलक रहा है। आपके जो रोड बने हुए हैं आपके कार्यकाल में, वो 4 दिन बाद लोग हाथ से उखाड़ते हुए बता रहे हैं, वहाँ हाथ की उंगलियों से। आपकी जो लाइनिंग की आप कह रहे हैं, नहरों की लाइनिंग, वो पहले ही सीजन में टूट टूट के गिर रही है। अभी पक्की नहर 2 जगह से फूट गई, अब गांव खुर्द के पास HBC हंडिया ब्रांच कैनल। इसमें तो कर्मचारी और अधिकारी दोषी है, मंत्री कहाँ दोषी है? भाई जब जांच करवाने की, जब किसान संगठन और सब शिकायतें कर रहे हैं, और आप क्षेत्र में, आपके ही क्षेत्र में आप कृषि मंत्री हो, कृषि से जुड़ा हुआ मामला है, तो आपने जांच की अनुशंसा की क्या? बताएं लोगों को कि मैंने ये जांच के लिए अनुशंसा की, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। राजेंद्र जी, कृषि मंत्री जी तो इतने बड़े नर्मदा भक्त हैं कि जो विधायक बनने के बाद उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ ही एनजीटी में केस लगाया और आरोप लगाए शिवराज सरकार पर कि अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इतने ईमानदार और इतने नर्मदा भक्त हैं वो, और आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। उस एनजीटी का केस पता है आपको? उस संबंध में कोई जानकारी है? बिल्कुल, आपने जो कहा है कि ये दिखाने के लिए, वास्तव में नर्मदा भक्ति दिखाने का बहुत अच्छा तरीका था उनका, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जो एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, इनकी ही सरकार ने, इनके ही सरकार के कर्मचारियों ने जो जवाब पेश किया है, उसके कॉलम नंबर 7 में ये लिखा है कि हम ये और इनके रिलेटिव से अवैध खनन करते हैं। ये यानी कौन? कमल पटेल जी नाम से बिल्कुल ये आरोप लगाया है। कॉलम नंबर, ये राज्य सरकार ने जवाब दिया एनजीटी में कि कमल पटेल और उनके रिश्तेदार अवैध खनन कर रहे हैं और रेत की चोरी कर रहे हैं। ये है आपके पास कॉपी? बिल्कुल मेरे पास कॉपी है। मैं जो भी आपको बात कह रहा हूँ तथ्यों के आधार पर, सबूत के साथ कह रहा हूँ। क्या बोला, डिटेल बताएंगे थोड़ा सा? डिटेल में आपको बता देता हूँ, संक्षेप में, महत्वपूर्ण। बाकी उन्होंने पूरी जगह ये बताया है कि ये अवैध खनन करते थे, शासन ने रोका। कॉलम नंबर 7 में उल्लेख किया उन्होंने कि हमने एक डंपर को अवैध रेत ले जाते हुए हमने सीज किया। जो ये इनके साले तो नहीं बताया, लेकिन दुनिया जानती है कि इनके साले हैं। वो नर्मदा प्रसाद निवासी अहलवाड़ा के नाम से वो ऑनर हैं, रजिस्टर्ड ऑनर उस ट्रक के। साले हैं इनके। और उन्होंने कहा कि उस ट्रक को छोड़ने के लिए हमारे पास कमल पटेल के मैसेज और फोन आए, उसका उन्होंने कॉल रिकॉर्ड पेश किए हैं, बिल्कुल उसकी फोटोकॉपी है उसमें। तो इन्होंने क्या किया, जब 2006 तक इनके अवैध खनन के ऊपर अंकुश लगाना चालू किया, हो सकता है उस टाइम को सिर्फ फिर कलेक्टर या माइनिंग ऑफिसर आ गए होंगे, या इनका कुछ आपसी मामला हो, सिवा कॉरपोरेशन के साथ कुछ हो झंझट। मुझे जब सबूत नहीं है तो मैं सिवा कॉरपोरेशन पे तो कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन इन्होंने शासन पे दबाव डालने के लिए कि इनकी पेट भरना, चोरी करने में कहीं अड़ंग आ रहा था, तो इन्हीं के शासन ने, इन्हीं की सरकार ने, इन्हीं की पार्टी की सरकार है। हम ये तो नहीं कह सकते कि ये कांग्रेस की साजिश है या मेरा व्यक्तिगत आरोप है। आपकी सरकार ने आपको सबसे बड़ा रेत चोर साबित किया है ऑन द रिकॉर्ड। तो आप मानहानि का दावा करिए ना मध्य प्रदेश शासन पे और आपकी पार्टी पे। क्या आम लोगों पे, आनंद जाट और या किसी अन्य पे आप अपने देखिए राजन जी, मैं बड़ी समझदारी की बात आपको कह रहा हूं कि जो भी कमल पटेल के खिलाफ बोलते हैं, कमल पटेल उन पर मानहानि का केस भी करते हैं और जलबदल भी कराते हैं। मैं आपको 2 उदाहरण बता रहा हूं जो आज ही मुझे हरदा में पता चला है। आनंद जाट ने जब आरोप लगाए तो उस पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस दिया है उनने और जिला बदल करा दिया। अभी जो आर के दोगने जी है कांग्रेस के प्रत्याशी,
उनने आरोप लगाए तो उन्होंने 500 करोड़ रुपए का उनको नोटिस थमाया है। ऐसा नहीं हो कि कल आपके पास भी नोटिस आ जाए कल सुबह ही, ये वाला कार्यक्रम चलते ही। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि मैं चुनौती देता हूँ कमल पटेल को कि वो 500 करोड़ नहीं, मेरे खिलाफ 1000 करोड़ की मानहानि का दावा करें, मैं कोर्ट में सबूत पेश करूँगा। ऐसा ना हो कि उनके गले पड़ जाए उल्टे रोजे। मतलब आप जो कह रहे हैं उसके सारे सबूत हैं आपके पास? बिल्कुल, मैं हवा में तीर कभी नहीं चलाता। अच्छा, एक सवाल और है और थोड़ा सा हटके है। हमें यह बताया गया कि हरदा में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वेयर हाउस बनवाए हैं किसानों की मदद के लिए, तो और लेकिन दूसरी ओर जो विरोधी हैं आनंद जाट जैसे लोग, वो कहते हैं 500 करोड़ रुपए के वेयर हाउस है ये, तो मंत्री में 500 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए? भाई, मैं आपसे थोड़ा ये कहना चाहूँगा कि मुझे बराबर हिसाब तो नहीं मालूम है, ना अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट है। मैं अभी इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहा हूँ, उसके बाद ही कोई बात कहूँगा मैं सबूत के साथ आपको। पर लेकिन हाँ, दाल में काला तो है, ये तो पक्का है। क्योंकि वेयर हाउसों में ये जो शासकीय खरीदी होना, इनके लोगों के द्वारा जो इनसे नज़दीकी जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा किसानों से कमीशन वसूली करना, 5-5 10 हज़ार रुपये ट्राली मूंग में, चने में, चना खरीदी घोटाला काफ़ी उठा था, आपको भी जानकारी होगी उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें जनता को दिख रही है, जनता काफ़ी कुछ जानती है। तो मैं आरोप तभी लगाऊंगा जब मेरे पास कोई दस्तावेज होंगे। इतना सब होने के बाद भी जनता उन्हें जिता देती है चुनाव। हरदा में भी लगातार चुनाव जीतते हैं, केवल 2018 में हार गए थे बस। 2018 में पिछला चुनाव हार गए थे। देखिए साहब, एक तो ये है कि इन्होंने लंबे टाइम रहते हैं, एक तो यहाँ भय का वातावरण क्रिएट कर दिया है। क्योंकि भाई लोगों को इन्होंने जो भी इनका विरोध किया उनको ढूंढ ढूंढ के इन्होंने झूठे केस में फंसाया। जैसे उदाहरण के तौर पे आप मुझे ही ले लीजिए, मुझे 2 हत्याकांड का आरोपी बना दिया। मेरे घर गोली कांड भी हुआ, इनके सुपुत्र ने जाके मेरे घर गोलियां भी चलाई। वो जो दुर्गेश हत्याकांड आपके घर पे ही हुआ था? जी हाँ। दूसरा एक कैलाश विश्वकर्मा है, गोगिया कांड, जो आपने सुना होगा पहले। ये आनंद जाट ने मेरे इंटरव्यू में इस बात का उल्लेख किया था। जी, आनंद जाट ने मुझे इंटरव्यू दिया था, उसमें इस कांड का उल्लेख किया था उन्होंने। कैलाश विश्वकर्मा जी हाँ। तो कैलाश विश्वकर्मा एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मैंने जीवन में कभी शक्ल नहीं देखी। पूरे टाइम में इंक्वायरी में मांग करता रहा कि मेरा पॉलीग्राफी टेस्ट करवा लीजिए, नार्को टेस्ट करवा लीजिए, मेरे कॉल डिटेल देखिए कि मैं घटना रोज मेरे घर बैठ के बात कर रहा था लोगों से, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मुझे 4 साल और कुछ महीने जेल में रहना पड़ा और आखिर कोर्ट ने, पूरी तरह निर्दोष थे आप? पूरी तरह निर्दोष। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ये दस्तावेजों में हेरा फेरी की गई है केवल राजेंद्र पटेल को फंसाने के लिए की गई है। मेरी और कुसुमाकर, जो उस टाइम टीआई थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनकी और मेरे बीच में जो कॉल टेप हुआ था वो चंडीगढ़ लैब में प्रूव हुआ है, एग्जिबिट हुआ है कोर्ट में। उसमें कुसुमाकर कह रहा है कि बेटा आप सावधान रहना थोड़ा, मैं जानता हूँ आप इस केस में नहीं थे, और वो जो भर्ती है मरना नहीं चाहिए, वो आगे ऐसा कर सकते हैं। और जैसे ही मुझे सूचना मिली मैंने एसपी को फ़ोन किया ये पूरी घटना को, कि मुझे मालूम पड़ा है कि कमल पटेल उसे अपने भंडारी अस्पताल, अपने मित्र के अस्पताल में भेज रहा है और ये कहा है कि ढंग से इलाज कर देना। मुझे शंका है कि उसकी वहाँ सुनियोजित हत्या की जा सकती है। मैंने लिखित दिया, मेरे पास पावती है, वो भी एक्सपीडी 18 के रूप में कोर्ट में एग्जिबिट है, लेटर, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि हत्या करवा सकते हैं उसके इलाज के नाम पे। आप आश्चर्य करेंगे जो मेडिकल। और दुर्गेश हत्याकांड में भी फंसा दिया था आपको? भाई दुर्गेश हत्याकांड में इन्होंने कोशिश करके, भाई वो टेक्निकल मैटर था, मतलब मेरे खिलाफ सबूत कुछ भी नहीं है उसमें। हुआ क्या, सीबीआई ने मुझे ये माना कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए गोली चलाई, गोली मेरी लगी, ये कहीं सबूत नहीं है। तो ये माना कोर्ट ने, भाई सेल्फ डिफेंस के राइट्स पुलिस या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नहीं है, ये कोर्ट डिसाइड करता है। तो अभी मेरी पिटीशन हाईकोर्ट में पेंडिंग है, वहाँ डिसाइड होना है कि भाई मेरे खिलाफ क्या कोई सबूत है क्या। पूरे चार्जशीट में कहीं ये नहीं लिखा है कि राजेंद्र पटेल की गोली दुर्गेश को लगी है। दैनिक भास्कर समाचार पत्र अभी मेरे पास मूल कॉपी पड़ी है, जैसे ही ज्ञानेश गिरफ्तार हुआ था उसने डिस्क्लोज किया पत्रकारों के सामने कि जब यहाँ से लौट रहे थे तो इस बात पे गुस्सा हुए कि दुर्गेश गाड़ी से नीचे क्यों नहीं उतरा, उसको रास्ते में सुदीप पटेल ने गोली मारी थी। तो सीबीआई ने कुछ भी पॉलिटिकल प्रेशर इसके कारण आगे कोई जांच नहीं की। हम कहते हैं कि अगर मैं गोली चलाता वहाँ खून का एक ड्रॉप तो मिलता, कोई चीखने का बात तो सुना, पूरे गांव वालों ने गाली गलौज सबकी आवाज़ सुनी, कोई चीखेगा नहीं गोली लगेगी। तो किसी को राइफल की गोली लगे कमर में तो क्या थोड़ा बहुत ड्रॉप नहीं गिरेगी ब्लड की वहाँ पे? पुलिस ने तत्काल इन्वेस्टिगेशन की, कोई सबूत नहीं पाया गया। राजेंद्र जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस राजेंद्र पटेल को कमल पटेल जी ने 2 मर्डर में फंसा दिया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने कहा है,
और आपने खुद स्वीकार किया है कि पूरे हरदा में भय का वातावरण है, डर है लोगों को। इसके बाद भी आप उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हो, इतनी हिम्मत कहां से आ गई आप में? देखिए, आत्मा की आवाज़ को दबाकर जीना मृत्यु से बदतर होता है। मैंने इनके खिलाफ तब मोर्चा खोला था जब मेरे ऊपर बहुत सी जवाबदारियां थी। आज मैं सभी जवाबदारियों से लगभग मुक्त हूँ। मेरी 2 बच्चियां हैं, दोनों की शादी कर चुका हूँ। अब तो मुझे यमराज का भी भय नहीं, उससे भी 2-2 हाथ कर लूँगा। तो आपका टारगेट क्या है? टारगेट यही है कि भाई यहाँ कम से कम गुलामी का वातावरण ना मिले। हमारी आने तो वाली दूसरा राजेंद्र पटेल तो ना फंसे। दूसरा राजेंद्र पटेल ना फंसे और हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको गाली ना दें कि तुमने कुछ नहीं किया कि आज हम ये भुगत रहे हैं। तो हम उस वातावरण और इस जगह जब हम रह रहे हैं, हमारी मातृभूमि है ये, अगर यहाँ गुलामी का वातावरण बनेगा तो हमारी आत्मा तो कचोटेगी। हम कैसे जिएंगे यहाँ पे? इस बार चुनाव में क्या परिणाम दिख रहे हैं आपको? क्योंकि सब लोग मेहनत कर रहे हैं और मुझे तो यहाँ आने के बाद पता चला कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सारे कांग्रेसी एक हो गए, वरना कांग्रेसी तो आपस में लट चलाते हैं, पर हरदा में मुझे सब एक साथ दिख रहे हैं आज यहाँ। तो ये शुभ लक्षण है। आप ये मान के चले कम से कम ये 15,000 वोट से हार रहे हैं आज की स्थिति में। लेकिन भोपाल में बैठ के हम देखते हैं तो हमें लगता है कि यदि 230 में से कोई एक सीट जीत रहे हैं तो हरदा जीत रहे हैं, कमल पटेल बहुत बड़े अंतर से जीत के आ सकते हैं, ऐसा लगता है भोपाल बैठ के। अब ये तो उनके शानदार मीडिया मैनेजमेंट का नतीजा है साहब, आप भी जानते हैं अच्छी तरह, ये तो है ना। तो अलग है भविष्य, यानी जनता के बीच की बात अलग होती है और मीडिया की बात अलग होती है। हम तो जनता के बीच में घूमते हैं, हमें मालूम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजेंद्र पटेल जी, जिनने खुद स्वीकार किया है कि कमल पटेल और उनके परिवार के कारण से 2 मर्डर केस इनके ऊपर थोप दिए गए, और ये कह रहे हैं मतलब उसके साथ कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल निर्दोष था। कोर्ट ने इनके फेवर में फैसला भी दिया है, एक मामले में हाई कोर्ट में चल रहा है। पर सबसे बड़ी बात है कि जहां इन्होंने कमल पटेल की सबसे कमजोर नस को दबा लिया है, और वो है कमल पटेल के आर्थिक लेन देन। ये तमाम सारी जानकारियां इनके पास हैं, आज नहीं तो कल ये कोर्ट जाएंगे। फिलहाल इनका लक्ष्य जो ये बता रहे हैं वो ये है कि आने वाली पीढ़ी हमें ना धिक्कारे कि यहाँ भय का वातावरण था और आप चुप क्यों रहे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।